हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और आज की जो ये वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है ऑन वन शॉट वीडियो ऑन बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। आज की इस वीडियो में हम जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स का सिलेबस है आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, आज हम इसका पूरा सिलेबस जो है वो एक वीडियो में, वन शॉट वीडियो में जो है वो फिनिश करने वाले हैं। ये जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स है, ये 20 मार्क्स कैरी करता है आपके जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम इसको अच्छे से पढ़ें। आपके सिलेबस में 6 टॉपिक्स मैंशनड हैं। टॉपिक नंबर 1 इज़ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। Topic number 2 is hardware and software. Topic number 3 is input and output devices. Topic number 4 is operating system. Topic number 5 is MS Word, MS Excel, MS Access and PowerPoint presentation. And topic number 6 जो है that is email and internet. तो आज के इस वन शॉट लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स वन बाय वन जो है वो कवर करने वाले हैं। होपफुली you will stay connected till the end of this video, because it's going to be a one shot video. Okay, fine, let's go, let's start. तो गाइज चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जो बेसिक जानकारी है वो इस चैप्टर में मेंशन्ड है। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की। तो अगर हम कंप्यूटर शब्द की बात करें तो ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है कंप्यूटर, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, लैटिन एक भाषा है जो कि एंशंट रोम में बोली जाती थी, उस भाषा से ये जो शब्द है ये लिया गया है। अब कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब कि ये बिजली पे, पावर पे चलता है। ये क्या करता है? ये जो डिवाइस है, ये जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं इसको, उसके अकॉर्डिंग ये जो है इंफॉर्मेशन हमको प्रेजेंट करके देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें एबिलिटी होती है डेटा को स्टोर करने की। जैसे आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, ठीक है, आप एक पीपीटी बनाते हो और उसको अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हो। ठीक है, सिमिलरली डेटा, अगर आपने किसी फाइल को डिलीट किया और उसको आप दोबारा से रिकवर करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। और अगर आप डेटा में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, कुछ बदलाव लाना चाहते हो, वो भी आप ला सकते हो। ठीक है, सिमिलरली कंप्यूटर जो है, इसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो बना सकते हो। अगर आपको किसी को एप्लीकेशन भेजनी है, वो एप्लीकेशन आप इस पे लिख सकते हो। आपने किसी को ईमेल भेजनी है, आप उसको ईमेल भेज सकते हो। सिमिलरली अगर आपने इंटरनेट चलाना है और इंटरनेट पे आप किसी वेबसाइट पे जो है जाना चाहते हो, तो उस पे आप जा सकते हो थ्रू कंप्यूटर। सिमिलरली और भी बहुत सारे फंक्शंस जो है वो एक कंप्यूटर परफॉर्म करता है। जैसे अकाउंटिंग का फंक्शन जो है वो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। अगर आपने अपनी बिज़नेस की जो डिटेल्स हैं कि मैं अपनी बिज़नेस में कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ या अपनी बिज़नेस में कितना पैसा अर्न कर रहा हूँ, अगर आपने उसका रिकॉर्ड रखना है तो वो रिकॉर्ड भी आप कंप्यूटर के थ्रू, जो एक्सेल होता है उसमें रख सकते हो। डेटाबेस मैनेजमेंट, अगर आपने इंफॉर्मेशन जो है वो रखनी है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, आप एक कंपनी चलाते हो और आपको अपनी कंपनी के हर एक एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन रखनी है, वो आप रख सकते हो डेटाबेस मैनेजमेंट में। सिमिलरली अगर आपको प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन जो है वो देनी है, या आप गेम्स खेलनी है, तो ये सब काम जो है आप कंप्यूटर पे कर सकते हो। अब कंप्यूटर के फंक्शंस की बात करें कि कंप्यूटर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो जो हमारा कंप्यूटर है वो 4 मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन होता है इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है कि जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इनपुट। ठीक है, तो इनपुट से क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने कंप्यूटर को ऑन कर रहा हूँ, तो ऑन करना जो है दैट इज़ एन इनपुट। मैं कंप्यूटर को इनपुट सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनपुट में क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भेजे जाते हैं किसको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। दूसरा जो फंक्शन कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि अब मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरा जो इनपुट है, उस इनपुट को जो है समझने का काम करता है सीपीयू। जो सीपीयू है इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। अब जो सीपीयू है,
ये जो इनपुट है वो उसको उस इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है जिस इंफॉर्मेशन में मैं उसको समझ सकता हूँ। ठीक है, कोई भी काम हो सकता है, जैसे मैं कंप्यूटर पे जो है फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को पे कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन का रिजल्ट जो है वो सीपीयू जो है मेरे को प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ या कोई और डिसीजन मेकिंग जो है वो कंप्यूटर करेगा। आउटपुट क्या होता है कि फाइनली जो कंप्यूटर है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके जो है जो रिजल्ट है वो मुझे देगा। ठीक है, वो मुझे डिस्प्ले करके देगा। ठीक है, स्टोरेज एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कंप्यूटर का होता है वो होता है स्टोरेज, कि जो डेटा होता है उसको ये स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जांपल कोई भी आप कंप्यूटर पे काम करते हो, आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो या कोई पीपीटी बनाते हो, वो जो डेटा है वो कंप्यूटर जो है उसको स्टोर करके रखता है। तो ये 4 मेजर फंक्शंस आपका कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म करता है। इसके बाद बात करें कंप्यूटर के फंक्शंस की। अब कंप्यूटर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन कंप्यूटर जो परफॉर्म करता है वो होता है स्पीड, कि कंप्यूटर जो होता है ना वो बहुत तेज़ काम करता है। ठीक है, दैट इज़ लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में ले सकता है। कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, दैट इज़ कंप्यूटर जो है वो गलत रिजल्ट हमको दे ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ हज़ारों जीबी डेटा जो है उसको स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है वो एक कंप्यूटर रखता है। और कंप्यूटर वर्सेटाइल होता है, दैट इज़ बहुत सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, ऑटोमेशन। ठीक है, कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो है वो काम खुद से करता है, ऑटोमेटिकली करता है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो है वो बोर नहीं होता, वो थकता नहीं है। ठीक है, वो कंटिन्यूसली जो है काम कर सकता है। कंप्यूटर जो है उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं होती है, क्योंकि लॉगिन सिस्टम हम क्रिएट करते हैं पासवर्ड प्रोटेक्शन के थ्रू। कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, हमेशा जो है एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सिमिलरली कंप्यूटर्स जो है वो एक नया हार्डवेयर या नया सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो है ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन में अपडेट्स जो है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे आते रहते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए। हार्डवेयर, हार्डवेयर का मतलब क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, या जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, ठीक है, या जो डिस्क है या जो कीबोर्ड है, ये आपके हार्डवेयर में आता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो बेसिकली कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें कि काम कैसे करना है। ठीक है, जैसे वेब ब्राउज़र्स हैं या वर्ड प्रोसेसर्स हैं। डेटा क्या होता है? डेटा बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है, जब डेटा में कुछ चेंजेस लाई जाती हैं, तो डेटा की प्रोसेसिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि कंप्यूटर को जो है हम लोग जो कमांड देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ठीक है, बेसिकली हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर काम तू कर। और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं ताकि कंप्यूटर जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में, कि जो कंप्यूटर है उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो क्या होता है, ये हमको बताता है कि कंप्यूटर जो है वो फंक्शन जो है वो कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर के सिस्टम का जो हमको बताता है कि कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे कोई भी कंप्यूटर सिस्टम अगर कोई डिज़ाइन करता है तो वो यही ब्लूप्रिंट जो है इसको फॉलो करता है। सबसे पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1970 में। अगर हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को देखें तो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में सबसे पहली चीज़ आती है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट मतलब जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देती है, जो इन्फॉर्मेशन हम सीपीयू को देते हैं। इनपुट यूनिट के बाद आता है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। इनपुट यूनिट के बाद आता है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो इंस्ट्रक्शंस यूज़र से जो इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमारे फर्दर 3 पार्ट्स आते हैं: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। ठीक है, एंड इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट भी आता है, एंड अल्टीमेटली देयर इज़ आउटपुट यूनिट। अब इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है वो कहाँ से होता है? वो इनपुट से आउटपुट की तरफ होता है थ्रू सीपीयू।
अब कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात करें तो कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो एक जो कंप्यूटर होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है दैट इज़ इनपुट आउटपुट यूनिट, दूसरा कंपोनेंट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा कंपोनेंट होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है। सिस्टम यूनिट क्या होता है, एक मेटल का या एक प्लास्टिक का आप समझ लो एक कवरिंग होती है जिसके अंदर कंप्यूटर के सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो सारे पार्ट्स जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। अब कंप्यूटर में सबसे पहला जो यूनिट आता है वो आता है इनपुट यूनिट। अगेन इनपुट आउटपुट आपसे सिलेबस में मैंशनड है कि इनपुट आउटपुट क्या होता है, तो यहीं पे आप कवर कर लो इसको। तो कंप्यूटर जो है, जो यूज़र है, जैसे मैं यूज़र हूँ तो मैं कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन फीड करूँगा वो इन्फॉर्मेशन फीड करूँगा इनपुट यूनिट के थ्रू। इनपुट यूनिट के थ्रू जो है मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कंप्यूटर के, मैं उसको बोलूँगा कि ये काम कर। ठीक है, तो वो डिवाइस जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में पहुंचाई जाती है उस डिवाइस को हम बोलते हैं इनपुट यूनिट। फॉर एग्जांपल हमारा कीबोर्ड है जिसके थ्रू हम टाइपिंग करते हैं, या माउस है। तो इनपुट यूनिट जो है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, सबसे पहले ये क्या करता है, जो यूज़र है उससे इंस्ट्रक्शंस लेता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जो यूज़र की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको जो है एक ऐसे फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करता है जिस फॉर्मेट में कंप्यूटर उसको रीड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एक एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ये उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाता है, और उसके बाद जो कंप्यूटर सिस्टम है वो उन इंस्ट्रक्शंस पे एक्ट करता है। ठीक है, फिर आता है आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट यूनिट क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो आउटपुट यूनिट क्या करता है, अब प्रोसेसिंग जब होती है, ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट यूनिट से पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट समझते हैं बिकॉज दूसरे नंबर पे यही आता है। तो सीपीयू की बात करें तो सीपीयू में क्या होता है भाई, सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू में एक रजिस्टर्स का एक सेट होता है, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है। इन सब का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस यूज़र से इन तक पहुँचे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करना, उन इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करना, समझना। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या है सीपीयू का कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनपुट डेटा का, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को ये क्या करता है, ये मेन मेमोरी से, ठीक है, मेन मेमोरी से रजिस्टर्स में जो है उसको ट्रांसफ़र करती है, इंटरनल मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जो है एक सीक्वेंस में जो है इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है। जब ज़रूरी होती है तो सीपीयू क्या करता है, आउटपुट डेटा जो है उसको रजिस्टर से मेन मेमोरी में जो है वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। सीपीयू जो है एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट की फॉर्म में होता है और इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। तो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो इंटरनल डिवाइसेस हों, चाहे वो डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर की डिवाइसेस हों, या वो डिवाइसेस कंप्यूटर के बाहर की डिवाइसेस हों, वो सब डिवाइसेस को कंट्रोल करता है सीपीयू, और ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है और लॉजिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है। अब अरिथमेटिक ये क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। पहले बात करते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करें तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसमें वो सर्किटरी होते हैं, वो सर्किट्स होते हैं जो सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, ये रजिस्टर्स की हेल्प करता है डेटा को होल्ड करने के लिए, वो डेटा जिसकी प्रोसेसिंग होती है। अब ALUs की बात करें तो ALUs क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेशंस, एंड, नॉट, और, ज़ॉर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होती है, या बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस। ठीक है, एक वर्ड को जो है उसको शिफ्ट या रोटेट करना, ठीक है, टू द लेफ्ट और राइट। ठीक है, और कंपैरिजन ऑपरेशंस, अगर आपने चीज़ों को कंपेयर करना है तो ये काम जो है ये ALU परफॉर्म करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आई रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या होता है भाई, व्हाट डू मीन बाय रजिस्टर। तो रजिस्टर जो है इनका यूज़ होता है डेटा को एक्सेप्ट, स्टोर और ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शंस को ये एक्सेप्ट करता है जिनको सीपीयू इमीडिएटली यूज़ करता है। ठीक है, तो मेमोरी हायरार्की के टॉप पे आते हैं और सिस्टम जो है उसको डेटा को मैनिपुलेट करने में ये सबसे क्विकली हेल्प करते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स का नंबर और साइज़ जो है ये डिफरेंट प्रोसेसर्स में वेरी करता है। ठीक है, एंड देन देयर इज़ कंट्रोल यूनिट विच इज़ पार्ट ऑफ सीपीयू। अगर हम कंट्रोल यूनिट की बात करें तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट जो है ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को साथ में एक साथ काम करने में हेल्प करता है।
ठीक है। ये कंप्यूटर को डायरेक्शन देता है कि वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोग्राम के उनको परफॉर्म करे। ये एएलयू के साथ कम्युनिकेट करता है और रजिस्टर्स के साथ कम्युनिकेट करता है। तो जो डेटा की प्रोसेसिंग है, इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग है, उसको ये ऑर्गेनाइज करता है। मेन फंक्शन कंट्रोल यूनिट का क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन है मेन मेमोरी में उसको फैच करना, ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करना और डिवाइसेस को भी आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम आते हैं आउटपुट यूनिट पे। आउटपुट यूनिट की बात करें तो ये जो यूनिट है अल्टीमेटली जो रिजल्ट की प्रोसेसिंग हमारे सीपीयू ने की उस रिजल्ट को यूज़र तक पहुंचाने का काम आउटपुट यूनिट करता है। ठीक है, और आउटपुट यूनिट जो है रिजल्ट शो करता है मॉनिटर, प्रिंटर या प्लॉटर के थ्रू। क्या फंक्शंस आउटपुट यूनिट परफॉर्म करता है कि जो कंप्यूटर है उसके रिजल्ट्स को ये एक्सेप्ट करता है। रिजल्ट्स कोडेड फॉर्म में होते हैं तो इनको जो है ये यूज़र आसानी से नहीं समझ सकता, तो ये क्या करता है, ये इन कोडेड रिजल्ट्स को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म में हम इंसान जो है उस रिजल्ट को देख सकते हैं, नंबर्स की फॉर्म में या वर्ड्स की फॉर्म में। ठीक है, तो जो रिजल्ट्स हैं उनको हम तक पहुंचाने का काम जो है वो ये करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अब माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे एक और वर्ड है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर इज़ नथिंग बट एक कंप्यूटर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसको कभी कभी चिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को चलाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर जो है वो होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ये एक बहुत बड़ा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में जैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम में यूज़ होता है। सीपीयू की स्पीड डिपेंड करती है कि हमने कौन सा माइक्रो प्रोसेसर उसमें यूज़ किया है। जैसे इंटेल 4004 सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था जो इंटेल ने 1971 में बनाया था, साइंटिस्ट टेड हॉफ एंड इंजीनियर फ्रेडरो फैगिन ने। और कुछ पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर्स कौन कौन से हैं, इंटेल कोर i7 डुअल कोर पेंटियम 4। ठीक है, फिर आता है हमारे पास मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है, तो ये जो यूनिट होता है मेमोरी यूनिट, ये क्या करता है, ये प्रोग्राम्स को टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पे स्टोर करके रखता है। इसमें प्राइमरी मेमोरी आती है और सेकेंडरी मेमोरी आती है। प्राइमरी मेमोरी को हम बोलते हैं मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, तो प्रोसेसिंग से पहले जो डेटा, इनपुट डेटा आता है वो मेन मेमोरी में आता है। एक और टाइप की मेमोरी जो है जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। ठीक है, जो क्या करती है, जो परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है, परमानेंटली प्रोग्राम्स को स्टोर करती है। ठीक है, ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली डील नहीं करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड क्या है भाई, मदरबोर्ड जो है मेन सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर में। ठीक है, इसको मेन बोर्ड या लॉजिक बोर्ड या सिस्टम बोर्ड या प्लेनर बोर्ड भी बोलते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम में वो इसके साथ अटैच्ड होते हैं। जैसे सीपीयू है, रोम है, रैम है, एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, पीसीआई स्लॉट्स हैं, यूएसबी पोर्ट्स हैं। सिमिलरली जो हार्ड ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, कीबोर्ड एंड माउस के जो कंट्रोलर्स होते हैं वो भी इसके साथ अटैच्ड होते हैं। तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं भाई मदरबोर्ड के, तो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स में सीमॉस बैटरी, बायोस चिप, फैन, एक्सपेंशन स्लॉट, एसएमपीएस, पीसीटी स्लॉट, प्रोसेसर चिप और बसेस जो है वो होती हैं। ठीक है, एंड इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स की बात करें तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जो है ये डेटा इंस्ट्रक्शंस जो है उनको कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको भेजता है और पेरिफेरल डिवाइसेस को भेजता है। ठीक है, बस क्या होता है, एक वायर्स का सेट होता है जो इंटरकनेक्शन के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हर एक वायर में जो है एक बिट ऑफ डेटा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बस जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पाथवेज का एक सेट होता है, जिससे क्या होता है कि जो कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होती है, वो ट्रांसफ़र होती है। तो कंप्यूटर बस जो है उसको हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं। इंटरनल बस क्या करती है, जो ये मदरबोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट्स होती है उनको कनेक्ट करती है, इसको सिस्टम बस भी बोलते हैं। इंटरनल बस में कौन कौन सी बसेज आती है, ठीक है, मेमोरी को एक्सेस करने के लिए जो कमांड चाहिए या आईओ डिवाइसेस जिसको कंट्रोल करती है कंट्रोल बस। एड्रेस जो आईओ डिवाइस का है या मेमोरी का है उसको कैरी करती है एड्रेस बस। डेटा जो हमने ट्रांसफ़र करना है उसको कैरी करती है डेटा बस। एक्सटर्नल बस क्या करती है, एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, जैसे पेरिफेरल्स है, एक्सपेंशन स्लॉट्स है, आईओ पोर्ट्स है और ड्राइव कनेक्शंस हैं रेस्ट ऑफ कंप्यूटर के से। इसको एक्सपेंशन बस भी बोलते हैं। अब हम यहाँ पे एक और टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, वो है कंप्यूटर हार्डवेयर। आपके सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का मेंशन्ड है, तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया।
इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, वो हम इसी में कवर करेंगे। और साथ में मेंशन्ड है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम हार्डवेयर की बात करते हैं, हार्डवेयर का टॉपिक यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, हार्डवेयर की बात करते हैं। तो हार्डवेयर का मतलब क्या होता है भाई, कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उनको हम बोलते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, तो ये जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती है इनके थ्रू जो कंप्यूटर है वो डेटा को आसानी से प्रोसेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है और रिट्रीव कर सकता है। तो कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो हार्डवेयर है वो बहुत ज़रूरी है। अब हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में आती हैं, नंबर 1 जो चीज़ आती है वो आती है इनपुट डिवाइसेस। अब जो आपका सिलेबस है उसमें जो आपका टॉपिक नंबर 2 है, पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, वो हमने पढ़ लिया। दूसरा टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये जो इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस है ये हार्डवेयर में ही आती हैं, तो इसी में हम इनको पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टडी अबाउट इनपुट डिवाइस। ऑलरेडी हम अभी जस्ट कुछ टाइम पहले हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, इनपुट पढ़ा था हमने। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जिससे क्या होता है कि जो यूज़र है वो डेटा जो है वो एंटर करता है कंप्यूटर में। ठीक है, और जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो सीपीयू होता है वो क्या करता है, वो उस डेटा को एनालाइज करता है, उसको स्टडी करता है, उसको स्टोर करता है, और उसके बाद जो है वो डेटा जो है वो रिजल्ट शो करता है कंप्यूटर की फॉर्म में। ठीक है, अब डेटा जो है वो कहाँ एंटर किया जाता है, कहाँ एंटर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। डेटा एंटर होता है मेन मेमोरी में इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस और ये क्या करते हैं, ये यूज़र से इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस। और अब आपको पता होना चाहिए कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में, एग्जांपल्स इनपुट डिवाइसेस की। तो इनपुट डिवाइसेस की कॉमन एग्जांपल्स में आपका कीबोर्ड आता है, माउस आता है, ट्रैक बॉल आता है, जॉयस्टिक आता है, लाइट पेन आता है, टच स्क्रीन आता है, बारकोड रीडर, OMR, OCR, MICR, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, माइक, वेबकैम, PC कार्ड जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके इनपुट डिवाइसेस आते हैं। इसमें आपका एक इनपुट डिवाइस जो सबसे पॉपुलर है दैट इज़ आपका कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड की बात करें तो सबसे कॉमन जो इनपुट डिवाइस है दैट इज़ कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और कमांड दे सकते हैं हम लोग कंप्यूटर को। तो कीबोर्ड का जो लेआउट है वो टाइपराइटर से, रेगुलर टाइपराइटर से लिया गया था और इसमें कुछ एडिशनल कीज़ ऐड की गई थी। कीबोर्ड जो है इसके थ्रू जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें डेटा या इन्फॉर्मेशन को जो है एंटर किया जाता है, जो कि नंबर्स की फॉर्म में हो सकती है या लेटर्स की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, जब की हम प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड जो है वो कीबोर्ड कंट्रोलर के साथ और कीबोर्ड बफर के साथ इंटरेक्ट करता है। कीबोर्ड कंट्रोलर क्या करता है, ये जो की हमने प्रेस की है उसका जो कोड है उसको स्टोर करता है कीबोर्ड बफर में। डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड्स होते हैं, क्वर्टी, ड्वोरैक एंड एजर्टी। एंड कीबोर्ड में आप देख सकते हो 3 टाइप की कीज़ होती हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, ठीक है, जिसमें नंबर्स एंड लेटर्स आते हैं। कर्सर कंट्रोल कीज़, कर्सर को आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है, जिसमें आपके नंबर्स आते हैं। और फंक्शन कीज़, ठीक है, जो भी आप फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। अब कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे जो कीज़ हैं उसमें आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ आती हैं। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट कीज़ हैं A to Z एंड नंबर कीज़। न्यूमेरिक कीज़ जो कि कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पे हैं, जिसमें डिजिट्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। फंक्शन कीज़ क्या होते हैं कि जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे अपने फाइल को सेव करना है या कॉपी करना है, कट पेस्ट करना है, वो कर सकते हो। उसके बाद आपकी कर्सर कंट्रोल कीज़ आती हैं जिससे आप जो डायरेक्शन है ऊपर आपको PDF में या वर्ड में जो है ऊपर जाना है, नीचे जाना है, वो आप जा सकते हो। ठीक है, सो ये चीज़ें आ गई। होम जो है, कर्सर जो है लाइन के बिगिनिंग में पहुंचता है। एंड जो है, कर्सर लाइन के एंड में पहुंचता है। पेज अप जो है, आप पेज के एक पेज ऊपर जाते हो, पेज डाउन आप एक पेज जो है वो नीचे जाते हो। बाकी कीज़ में आपकी कंट्रोल की आती है जो कि एक स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करती है, कट पेस्ट एंड जो भी है। एंटर की जो है, अगर आपको एक नई एंट्री को फिनिश करना है या नई एंट्री करनी है डॉक्यूमेंट में, ये आप पढ़ोगे। शिफ्ट की, ठीक है, बहुत सारे सिंबल्स को प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एस्केप की ऑपरेशन अगर आपने कैंसिल करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। देन बैक स्पेस की जो है, किसी चीज़ को आपने मिटा देना है तो आप यूज़ कर सकते हो। डिलीट की, कंप्यूटर की मेमोरी से इंफॉर्मेशन को ख़त्म कर देना है तो आप यूज़ कर सकते हो। कैप लॉक की, अगर आपको कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है तो आप इस की का यूज़ कर सकते हो। नम लॉक की जो है, अगर आपको नंबर्स को जो है डिसेबल कर देना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। विंडोज़ की,
अगर आपने स्टार्ट करना है कंप्यूटर को, स्टार्ट मेन्यू पे पहुंचना है, तो विंडोज़ की आप यूज़ करोगे। स्पेस बार की अगर आपने दो वर्ड्स के बीच में स्पेस लगानी है। टैब की जो है कर्सर को अगर आपने राइट पे ले जाना है तो आप इसको ले सकते हो। ठीक है भाई, ओके। फिर आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस आती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस में पॉइंटिंग डिवाइसेस आती हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस से क्या होता है कि हम मॉनिटर के ऊपर जो एक लोकेशन है उस पर हम पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। और पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं? हमारा माउस आता है, ट्रैक बॉल आता है, जॉयस्टिक आता है, लाइट पेन आता है, टच स्क्रीन आता है। माउस की बात करें तो सबसे पॉपुलर जो डिवाइस है वो माउस ही है हमारी। तो माउस क्या एक छोटी सी डिवाइस है जिसको हम अपने हाथ में रखते हैं, जिसमें दो बटन्स होते हैं इसके अपर साइड पे, और एक छोटा सा व्हील होता है इन बटन्स के बीच में। तो ये एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो स्क्रीन है उसके ऊपर पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक इनपुट डिवाइस में आ जाता है माउस। ठीक है। और माउस जो है इसके थ्रू हम कर्सर की जो पोजीशन है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है। माउस डिफरेंट टाइप का होता है। वायरलेस माउस, ठीक है, जहाँ पे वायर कनेक्टेड नहीं होती आपके पीसी के साथ। मैकेनिकल माउस वायर कनेक्टेड होती है, ऑप्टिकल माउस। ठीक है। माउस के क्या एक्शंस होते हैं भाई? माउस के एक्शंस भाई, लेफ़्ट क्लिक, ठीक है, जो आइटम को स्क्रीन पे सिलेक्ट करता है। डबल क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट ओपन होगा। राइट क्लिक करोगे तो कमांड्स जो है उसको ये डिस्प्ले करेगा। और ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आइटम जो है वो मूव करेगी। ठीक है। देन आपका ट्रैक बॉल आता है। ट्रैक बॉल क्या है भाई? ट्रैक बॉल एक और पॉइंटिंग डिवाइस है जो माउस के अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इसको भी जो है कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जनरली लैपटॉप के लिए बनाया जाता है, लेकिन कोई स्पेस नहीं होती है माउस को मूव करने के लिए लैपटॉप पे। ट्रैक बॉल जो है ये कैड कैम वर्क स्टेशन में यूज़ होता है, कभी कभी स्पेशल वर्क स्टेशन में भी यूज़ होता है। देन जॉयस्टिक की बात करें तो जॉयस्टिक जो है ये एक डिवाइस है जो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करता है और कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फ्लाइट स्टिमुलेटर्स कैड कैम सिस्टम में जो है ये यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद लाइट पेन होता है। ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप अगर आपने ड्राइंग्स एंड ग्राफिक्स बनानी है तो वो आप यहाँ पे बना सकते हो। उसके बाद टच स्क्रीन है। ठीक है। तो टच स्क्रीन जैसे आपका फ़ोन है, सिंपल सी बात है भैया। आप क्या करते हो कि आप जैसे ही अपने स्क्रीन को टच करते हो तो इनपुट जो है वो मिल जाता है। ठीक है। दैट इज़ टच स्क्रीन। जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं या जो हमारा टैब्स हैं वो इस इनपुट को ऐसे रिसीव करते हैं। देन बार कोड रिसीवर होता है, इनपुट डिवाइस, जो प्रिंटेड बार कोड्स को जो है वो क्या करती है, वो रीड करती है। फॉर एग्जांपल आप कभी शॉपिंग करने गए होंगे वी मार्ट वगैरह में, तो वो जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उसके ऊपर जो बार कोड लगा होता है उसको वो स्कैन करते हैं। ठीक है। तो वो भी एक इनपुट डिवाइस की एग्जांपल है। OMR, ठीक है। तो OMR भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू जो मार्क्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं आपके पेपर के ऊपर, ठीक है, उनको जो है ट्रैक किया जाता है। उसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है भाई? एक प्रिंटेड पेज को स्कैन जो है वो इसके थ्रू किया जाता है। ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर जो है ये भी क्या करता है कि कैरेक्टर्स को रीड करता है। ठीक है। सो विद दिस आपके ऑलमोस्ट सारे ही इनपुट डिवाइसेस है। देखो डिटेल में इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये उतना डिटेल में आपसे नहीं पूछते हैं। सिंपल सी बात है, आपको बस याद होना चाहिए इनपुट डिवाइसेस के नाम क्या हैं और आउटपुट के क्या हैं। स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है, स्मार्ट कार्ड का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको रीड करने में हेल्प करता है। बायोमेट्रिक सेंसर, मतलब इसके थ्रू क्या होता है कि आपके फिंगरप्रिंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। आजकल अटेंडेंस वगैरह में यूज़ होता है। स्कैनर क्या होता है भाई कि जो डेटा है, इमेज है पेपर में, उसको डिजिटल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। सिमिलरली माइक्रोफोन जो है, माइक है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो साउंड को रिसीव करती है, साउंड को कंप्यूटर फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट करती है। एंड वेब कैमरा, जिससे आप ऑनलाइन जो है यू कैन लाइव स्ट्रीम ऑन वेब कैम। पीसी कार्ड जो है ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपकी आ जाती हैं सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस। ठीक है। अब इनपुट डिवाइसेस में मेन चीज़ है कि आपको मेन इनपुट डिवाइसेस के नाम जो है वो पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं अबाउट आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या है भाई? आउटपुट डिवाइस जो है ये कंप्यूटर हार्डवेयर के इक्विपमेंट का वो पीस है जो डेटा प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट है उसको यूज़र तक पहुंचाती है। तो कुछ कॉमन आउटपुट डिवाइसेस जो यूज़ होती हैं उनमें आता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर। ठीक है। वन बाय वन अगर हम थोड़ा सा देखें, सबसे पहले आता है मॉनिटर।
तो मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, मॉनिटर जो है वो कंप्यूटर के साथ होता है भाई, मॉनिटर के ऊपर ही आप रिजल्ट देखते हो। मॉनिटर जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, दूसरा होता है कलर डिस्प्ले मॉनिटर। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर क्या होता है कि इसमें एक ही कलर जो है उसमें टेक्स्ट एंड कलर को जो है वो डिपिक्ट किया जाता है, और डिस्प्ले मॉनिटर जो है वो लगभग 256 कलर्स एक टाइम पे आपको दिखा सकता है। और इमेज जो जो होती है मॉनिटर पे उसको क्रिएट किया जाता है बहुत सारे डॉट्स के थ्रू, जिनको हम पिक्सल्स बोलते हैं। मॉनिटर का जो रिफ्रेश रेट है उसको हम मेज़र करते हैं हर्ट्ज़ में। अब इमेज की जो क्लैरिटी है वो डिपेंड करती है तीन फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहला है रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन। रेजोल्यूशन का मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पिक्सल्स कितने हैं और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आपके पिक्सल्स कितने हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा, उतना ज़्यादा क्लैरिटी होगी। डॉट पिच का मतलब कि दो पिक्सल्स के बीच में डायगोनल डिस्टेंस कितनी है, जितनी कम डॉट पिच उतना रेजोल्यूशन बेटर। रिफ्रेश रेट, ठीक है, जितना हायर रिफ्रेश रेट उतनी सॉलिड आपकी इमेज लगेगी। पॉपुलर टाइप के जो मॉनिटर्स हैं उसमें कौन से मॉनिटर्स आते हैं, कैथोड रे ट्यूब आता है। तो एक रेक्टेंगुलर शेप का मॉनिटर होता है जो कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पे देखने को मिलता है। जैसे एक टीवी फंक्शन परफॉर्म करता है वैसे ही भी काम करता है। इसमें एक वैक्यूम ट्यूब होती है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्क्रीन के अक्रॉस मूव करती है। स्क्रीन जिसमें पतली सी लेयर होती है फॉस्फोरेसेंट एलिमेंट्स की, जिनको फॉस्फोर्स बोलते हैं। फिर एलसीडी आती है। तो एलसीडी स्क्रीन्स जो है ये लैपटॉप्स एंड नोटबुक पीसीज में यूज़ होती हैं। स्पेशल टाइप का लिक्विड जो है वो दो प्लेट्स के बीच में होता है। पतली सी फ्लैट और लाइट वेट स्क्रीन है जो बहुत सारे मोनोक्रोम पिक्सल्स की बनी होती है। फिर आती है लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लाइट इमिट करती है जब इसके थ्रू करंट पास करती है। एलईडीज़ जो है ये रेड लाइट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन आज के जो एलईडीज़ हैं वो रेड ग्रीन ब्लू तीनों लाइट्स जो है उनको प्रोड्यूस कर सकती हैं। फिर आपका थ्री डी मॉनिटर है। तो टेलीविज़न जो डेप्थ, मतलब जब आप इसको देखते हो तो आपको लगता है कि आप सच में जो है 3D इफेक्ट आपको दिखता है। 3D में जो आपने मूवीज़ देखी होंगी सो वैसा एक इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड देन देयर इज़ थिन फिल्म ट्रांसलेटर, लिक्विड, ये भी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में ही आती है। फिर आपका प्रिंटर होता है भाई। अब प्रिंटर क्या होता है भाई, प्रिंटर जो है ये क्या करता है, कंप्यूटर का जो डेटा है उसको ये पेपर में लाता है, बेसिकली डिजिटल फॉर्म में उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। डॉक्यूमेंट्स को कलर फॉर्म में भी प्रिंट किया जा सकता है, ब्लैक एंड वाइट में भी प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है क्लैरिटी पे। प्रिंटर की जो स्पीड है उसको हम मेज़र करते हैं इन कैरेक्टर्स पर सेकंड, लाइंस पर मिनट या पेजेस पर मिनट। प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन है ये बताता है कि प्रिंट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। प्रिंटर्स दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है, एक ऐसा प्रिंटर, ठीक है, ये क्या करता है, पेपर एंड रिबन को स्ट्राइक करता है एक कैरेक्टर बनाने के लिए, जैसे एक टाइप राइटर होता है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है या पूरी लाइन को एक टाइम पे प्रिंट कर सकता है। पिन्स या हैमर्स के थ्रू जो है पेपर पे जो है इसको प्रेस किया जाता है, ठीक है। तो देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं पिन्स के रोज़ के थ्रू बनाए जाते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर कैरेक्टर्स जो है वो पैटल्स पे पूरी अच्छी तरीके से बनते हैं टाइपराइटर कीज़ की तरह। देन लाइन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो ये जो प्रिंटर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करता है। ये रिबन को हिट नहीं करते हैं, ये हाई क्वालिटी ग्राफिक्स प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे फॉन्ट्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। इसमें इंकजेट प्रिंटर आता है जो कि एक्सट्रीमली छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो इंक के उनको पेपर पे डालता है और एक इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर जो हीट को का यूज़ करता है और केमिकली ट्रीटेड पेपर का यूज़ करके कैरेक्टर्स बनाता है। लेज़र प्रिंटर जो हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेजेस देता है पर्सनल कंप्यूटर के लिए, डिफरेंट फॉन्ट्स में ये प्रिंट कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, ठीक है, बहुत फास्ट प्रिंटर्स होते हैं और ये पेज प्रिंटर्स की कैटेगरी में आते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स भी आते हैं। फिर प्लॉटर होता है भाई। प्लॉटर में क्या होता है यार, प्लॉटर में पेन, पेंसिल, मार्कर या बाकी राइटिंग टूल्स का यूज़ करके वेक्टर ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बड़ी ड्राइंग्स या बड़े इमेजेस अगर आपको प्रोड्यूस करने हैं, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन प्लान्स बनाने हैं या मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स का कोई ब्लूप्रिंट बनाना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन स्पीकर है भाई, आउटपुट डिवाइस जो साउंड रिसीव करती है इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। साउंड कार्ड जो है इसमें होना चाहिए सीपीयू के साथ कनेक्टेड, जो साउंड जो है उसको जनरेट करेगा, ठीक है। देन आपके हेडफोन्स आते हैं, ठीक है, तो ये भी आपके आउटपुट की डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। और प्रोजेक्टर जो है
जिससे इन्फॉर्मेशन की प्रोजेक्टर एक बड़ी स्क्रीन पे हम डिस्प्ले करते हैं, वो भी इसमें आती है। इसके अलावा कुछ होते हैं भाई डिवाइसेस जिनको इनपुट आउटपुट दोनों के तौर पे यूज़ किया जाता है, उनका नाम भी आप याद रखो। जैसे आपका मॉडेम होता है, नेटवर्क कार्ड होता है, टच स्क्रीन होता है, हेडसेट्स होते हैं, फैसिमाइल होते हैं, ऑडियो कार्ड्स होते हैं। ओके, सो फाइन। सो विद दिस आपका जो इनपुट आउटपुट है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आपका जो टॉपिक नंबर 2 है वो फिनिश हो गया। और टॉपिक नंबर 3 भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, तो हार्डवेयर ही मतलब हार्डवेयर में ही आ जाता है, तो हार्डवेयर भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 के टॉपिक नंबर 2 पे, दैट इज़ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पढ़ लिया, अब सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई, सबसे पहले बात करते हैं। तो देखो बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो यूज़र और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है, हार्डवेयर जो है, उसके बीच में इंटरफेस होता है सॉफ्टवेयर, मतलब उनके बीच में जो काम है वो करवाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनको कंट्रोल करता है, उनको एक साथ जो है काम उनसे काम करवाता है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर जो है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें वो प्रोग्राम्स आते हैं जो क्या करते हैं, जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उनको कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि अगर वो काम कर रहा है तो बेसिकली वो कैसे काम करता है, वो उसको मतलब वो डिपेंड करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब उनसे काम करवाता है। बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, उनसे साथ में काम करवाने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब जो कंप्यूटर को चलाता है। ठीक है, जैसे अब जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हो, वो काम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये भी यूज़र और कंपोनेंट के कंप्यूटर्स के बीच में इंटरफेस की तरह एक्ट करता है। अब फंक्शंस की बेसिस पे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक सेपरेट टॉपिक दिया हुआ है आपका लेक्चर नंबर 4 विच इज़ ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में वो प्रोग्राम्स आते हैं जो क्या करते हैं, जो कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं उनकी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं। ये क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूज़र के बीच में जो है एक लिंक की तरह काम करता है। ठीक है, प्रोग्राम्स को चलाने के लिए एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो ये प्रोवाइड करता है। जैसे MS DOS है, विंडोज़ XP 2098 है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ये कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इनफैक्ट आपका जो फ़ोन है ना, आपके स्मार्टफोन का फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द फोन्स जो है वो एंड्रॉयड होते हैं। तो एंड्रॉयड जो हम यूज़ करते हैं वर्ड, वो क्या है, वो बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो एंड्रॉयड जो आपके फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली आपके फ़ोन की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ना, आप अपना फ़ोन चलाते हो, आप गाने बजाते हो, जो भी करते हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है भाई, कि जो इनपुट है कीबोर्ड से, जो हम इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर को, उस इनपुट को पहचानता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिमिलरली जो आउटपुट आता है ना डिस्प्ले स्क्रीन पे, वो आउटपुट भी किसके थ्रू आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, ये मेक श्योर करता है कि अलग अलग प्रोग्राम्स जो एक टाइम पे चल रहे हैं वो एक दूसरे पे इफेक्ट असर ना डाले। ठीक है, सिमिलरली सिक्योरिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर बात करते हैं बायोस की। ठीक है, बायोस क्या होता है भाई, बायोस को सिस्टम बायोस बोलते हैं। बायोस अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जो है वो कंट्रोल करता है। इनिशियल फंक्शन बायोस का क्या था कि रैम, हार्ड डिस्क, CD DVD ड्राइव, वीडियो डिस्प्ले, बाकी को जो है इनिशियलाइज करे। फिर आता है डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है भाई, डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम इसलिए लिखते हैं ताकि वो डिवाइस को ठीक है, डिवाइस को वो फंक्शनल बनाए जब हम इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो डिवाइस और यूज़र के बीच में जो है इंटरफेस की तरह एक्ट करते हैं। तो हर एक डिवाइस, चाहे प्रिंटर हो, मॉनिटर हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, उसका एक ड्राइवर प्रोग्राम होता है जो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग करवाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है लैंग्वेज को जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर उसको समझता है। तो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। 3 टाइप के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, लिंक
लिंकर क्या होता है भाई, व्हाट डू मीन बाय लिंकर? तो एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम है जो अलग अलग ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज को जो है लिंक करके एक सिंगल प्रोग्राम बनाता है। मेन पर्पज़ लिंकर का क्या है कि जो रेफरेंसेस है फाइल्स के बीच में उनको रिजॉल्व करना। लिंकर जो है इसकी मदद से हम मेमोरी लोकेशंस को डिटरमाइन करते हैं। फिर आता है लोडर। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है उसको रिलोकेट करता है मेन मेमोरी तक, ठीक है। फिर आता है दूसरे टाइप का सॉफ्टवेयर जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसको डिज़ाइन इसलिए किया जाता है ताकि वो एक पर्टिकुलर काम फंक्शन जो है उसको परफॉर्म कर सके। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र प्रोग्राम्स भी बोला जाता है। ये जो एक्चुअल काम होता है हमारा यूज़र का वो करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जो किसी एक जनरल काम के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है, ठीक है, आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, आपने किसी को एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, या आपने कोई पीडीएफ फाइल बनानी है, तो आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड परफेक्ट है, एप्पल वर्क्स है, ठीक है। अगर आपको एक स्प्रेडशीट बनानी है, ठीक है, स्प्रेडशीट का मतलब अगर आपने लेट से एक सैलरी स्लिप बनानी है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, या बैलेंस शीट बनाना है आपने किसी कंपनी का, तो वो आप कर सकते हो थ्रू सर्टेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कॉरेल, क्वाड्रो प्रो, लोटस 123। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, अगर आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो, आपका प्रोफेसर आपको बोल रहा है कि आपको प्रेजेंट करना है, आपको कोई लेक्चर है, लेट से कोई लेक्चर है ऑन एआई, आपको एआई पे प्रेजेंटेशन बनानी है, आपको एआई जो है वो बच्चों के सामने उसको प्रेजेंट करना है स्लाइड्स की फॉर्म में, तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, कॉरेल है, प्रेजेंटेशंस, लोटस फ्रीलांस ग्राफिक्स, ओपन ऑफिस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपने क्या करना है कि आपने पूरे यूनिवर्सिटी जो है, लेट से कोई एक यूनिवर्सिटी है, वो चाहती है कि मैं सारे अपने जितने भी स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनकी एक डिटेल जो है उन सब का एक इन्फॉर्मेशन अपनी जगह एक जगह पे स्टोर करके रखूँ, तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे दे कैन यूज़ डिफरेंट ऐप्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कॉरेल, पैराडॉक्स, MySQL, OpenOffice.org बेस, ठीक है। सिमिलरली आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है। इसका यूज़ कौन करता है? इसका यूज़ ठीक है, इसका यूज़ ग्राफिक डिज़ाइनर्स करते हैं, ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशंस बनाने के लिए, क्वार्क, एक्सप्रेस, एडोबे पेज मेकर। तो जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो काम होता है वो इसके थ्रू हो सकता है, ठीक है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, अगर आपने इमेज एडिटिंग करनी है, फ़ोटो एडिटिंग करनी है, फ़ोटो एडिटर्स जो होते हैं आपके वो इसमें आते हैं, इस टाइप के सॉफ्टवेयर में आते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर बेसिकली फॉर एग्जांपल आपको मतलब जिसके ऊपर वीडियो जो है, आप वीडियो चलती है जैसे ऐप के ऊपर, जैसे यूट्यूब है, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। देन देयर आर स्पेशल स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर जो कि एक पर्टिकुलर काम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई कि कोई एक स्टोर होता है, जैसे आप विशाल मेगा मार्ट में जाते हो, तो विशाल मेगा मार्ट जो है उनके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, उनके पास कितनी चीज़ें हैं जो उन्होंने जो नहीं बिकी हुई हैं, उनका ट्रैक अगर एक किसी बिज़नेस को रखना है तो वो इसके थ्रू रख सकता है। सिमिलरली पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि हर एक जितने भी एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी के हैं उनको उनको जो उनकी जो सैलरी है वो कितनी कब देनी है उनको, उसका अगर आपने रिकॉर्ड रखना है तो दैट इज़ वो आप पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू करते हो। सिमिलरली होटल सेक्टर में जो है होटल मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है, जहाँ पे होटल से रिलेटेड सारी सारा जो डिटेल है वो इसमें आता है। रिजर्वेशन सिस्टम जो है ये क्या करता है कि एयर ट्रैवल्स, होटल्स, कार रेंटल, जैसे आप कोई भी बुकिंग वगैरह करते हो, जब भी ऑनलाइन बुकिंग होती है तो वो इसके थ्रू होती है। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर क्या होता है भाई कि जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वो स्टूडेंट्स का जो रिपोर्ट कार्ड होता है, रिजल्ट है, उसको बनाने में यूज़ करता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स एक कंपनी कर रही है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। बिलिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे बिलिंग प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो विद दिस हमारा 3 लेक्चर्स जो है वो फिनिश हो चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी
पढ़ चुके हैं अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। हमने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। एंड थर्ड लेक्चर जो है हमने हार्डवेयर भी पढ़ा एंड सॉफ्टवेयर भी पढ़ा। अब सॉफ्टवेयर में हमने दो टाइप का सॉफ्टवेयर पढ़ा, एक पढ़ा हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हमने पढ़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आपके सिलेबस में डिटेल में दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दैट इज़ वाई हमें ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली इज़। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक प्रोग्राम है जो क्या है, जो एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है, जो एक लिंक की तरह एक्ट करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। तो इससे क्या होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से जो यूज़र है वो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उसको सही तरीके से यूज़ कर पाता है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ये बहुत सारे प्रोग्राम्स की एक कलेक्शन होती है जिससे कंप्यूटर की सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। किसी भी कंप्यूटर को अगर सही तरीके से फंक्शन करना है तो उसके लिए अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब क्या क्या फंक्शंस होते हैं भाई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है वो होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है। कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या करता है, सीपीयू की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। सीपीयू कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी को कंट्रोल किया जाता है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि हर एक प्रोसेस जो हो रहा है वो मेमोरी जो है उसको एक्सेस कर सके, वो मेमोरी का यूज़ कर सके। फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो जितनी भी फाइल्स हैं कंप्यूटर की उनको मैनेज करना, उनको सही तरीके से ढंग से रखने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिमिलरली जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है वो सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर सके, दैट ऑल्सो इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले टाइप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है दैट इज़ कॉल्ड इज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे जो जॉब्स होते हैं उनको एक साथ लाया जाता है और एक साथ जो एज अ ग्रुप उनको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो जॉब्स हैं उनकी स्केड्यूलिंग होती है और रिसोर्स जो चाहिए होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे यूनिक्स है तो यूनिक्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो एक ही यूज़र को एक टाइम पे जो है वो अलाउ करता है। ठीक है। जैसे पर्सनल कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक टाइम पे एक टास्क को जो है मैनेज करता है, जैसे MS DOS है या Windows 9X है। फिर आता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टीपल यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो एक टाइम पे सिस्टम को जो है एक्सेस कर सके। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स में ये यूज़ किया जाता है जिसमें सेम डेटा या एप्लीकेशन को जो है मल्टीपल यूज़र्स एक टाइम पे जो है एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जो है वो एक साथ परफॉर्म किए जा सकते हैं और एप्लीकेशंस के बीच में जो है इंसान स्विच कर सकता है। लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 95 जो है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है वो आप अलाउ करता है ये। ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्री डिटरमाइंड टाइम में जो है ये इवेंट को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। ये फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम में, मिलिट्री एप्लीकेशंस में जो है नॉर्मली यूज़ जो है वो किए जाते हैं। ठीक है। अब हम कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो पॉपुलर हैं वर्ल्ड में। सबसे पहले बात करते हैं यूनिक्स की। तो यूनिक्स का जो सबसे पहला वर्जन था वो डेवलप किया था 1969 में कैन थॉमसन और डेनिस रिची ने। ठीक है। ये क्या है, ये इसको जो है एक सर्वर के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है। वर्क स्टेशन दैट इज, इस पर कोई काम नहीं होता है तो इसका वो इंसान जो इस सिस्टम को नहीं समझता है वो इसका यूज़ नहीं कर सकता। एप्पल मैकिनटॉश मैक ओएस जो है जनवरी 1984 में स्टीव जॉब्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और स्टार्टिंग में इसका नाम था सिस्टम सॉफ्टवेयर और बाद में इसका नाम चेंज करके मैक ओएस रखा गया। फिर बात करते हैं लिनक्स की। तो लिनक्स, पहला लिनक्स कर्नल जो है वो सितंबर 1991 में लिनस टॉरवाल्ड्स ने जो है रिलीज़ किया। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यूनिक्स के जैसा ही है ऑपरेशंस में और इसको समझना भी बहुत मुश्किल है। एंड देन अल्टीमेटली आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो बहुत पॉपुलर है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो GUI पे बेस्ड है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट
ने डेवलप किया था। माइक्रोसॉफ्ट जो है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है इसमें, दैट इज़ ये इसमें आप लेटर्स भी और आइकॉन्स भी देख सकते हो, ठीक है। इमेजेस का यूज़ भी होता है इसके इंटरफेस में। और विंडोज़ जो है ये नवंबर 1985 में जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में जो इंटरेस्ट है लोगों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। देन देयर इज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऑपरेट करता है स्मार्टफोन्स पे, टैबलेट्स पे और डिजिटल मोबाइल डिवाइसेस पे। तो ये आपके मोबाइल फ़ोन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कुछ पॉपुलर जो आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, जैसे आपका फ़ोन है तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ एंड्रॉयड। तो ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको गूगल ने डेवलप किया था, जो लिनक्स पे बेस्ड है, जो कि मेन पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन्स के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। आज के टाइम पे मोस्ट कॉमनली मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ किया जाता है। लेटेस्ट वर्जन जो एंड्रॉयड का है दैट इज़ पाई, जो 6 अगस्त 2018 को रिलीज़ किया गया था। सिम्बियन, अगेन सिम्बियन लिमिटेड ने ये डेवलप किया था और इसको बेचा था। ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्टफोन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। एंड सिमिलरली यू हैव iOS, जो एप्पल ने जो है डेवलप किया था। एंड ब्लैकबेरी जो है इनका भी अपना एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो था। अब हम बात करने वाले हैं आपके लेक्चर नंबर 5 की, जो है ऑन MS ऑफिस। सो बेसिकली 4 लेक्चर्स मैंशनड है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेस, एंड वो सब आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट ने 1988 में डेवलप किया था। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनका एक पर्टिकुलर काम होता है, ठीक है। तो स्टार्ट बटन से आप कोई भी MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर जो है वो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो कुछ मेजर जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनके 5 पैकेजेस आते हैं MS ऑफिस के। MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, अगर आपको कोई भी टाइपिंग वगैरह करनी है, कोई भी वर्ड से रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो वो आपके MS वर्ड में होगा। देन MS एक्सेल, आपका जो स्प्रेडशीट आपने बनानी है। फिर MS पावर पॉइंट, अगर आपने प्रेजेंटेशन बनानी है। MS एक्सेस, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड MS आउटलुक, ईमेल क्लाइंट। यहाँ पे आपका मेन फोकस पहले 4 पे होगा जो आपके सिलेबस में मैंशनड है। पहले बात करते हैं MS वर्ड की। तो MS वर्ड क्या है भाई? तो MS वर्ड एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को प्रोसेस कर सकते हैं। दैट इज़ वर्ड्स अगर आपने लिखना है कुछ तो वो आप MS वर्ड के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स की एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपने कोई लेटर लिखा उसमें कोई चीज़ गलत है तो उसको आप एडिट कर सकते हो। फॉर्मेट कर सकते हो, दैट इज़ उसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट्स जो है 45 KB से कम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिंट भी कर सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना सकते हो। आपने कोई पोस्टर बनाना है किसी प्रोग्राम के लिए, कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई लेटर लिखना है, या कोई ब्रोकर बनाना है, वेब पेज, न्यूज़ लेटर जो है वो इसके थ्रू बना सकते हैं। वर्ड स्टार नोट पैड जो है वो विंडोज़ के लिए है, ठीक है। अब MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड जो है इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है भाई? तो 2 तरीके हैं आपको MS वर्ड को स्टार्ट करने के। पहला तो है कि आप सिंपल स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, फिर आप रन ऑप्शन पे क्लिक करो। रन डायलॉग बॉक्स जो है आपको स्क्रीन पे दिखेगा। अब आप विन वर्ड जो है टेक्स्ट बॉक्स पे टाइप करो और एंटर की जो है उसको प्रेस करो। फिर या तो दूसरा ऑप्शन है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, सारे प्रोग्राम्स आपको दिखेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आएगा। तो इससे जो MS वर्ड है वो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो ओपन होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट का नाम है ये पूछा जा सकता है, वो है document1 docx। तो docx जो है ये एक्सटेंशन है MS वर्ड फाइल की, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं भाई? लेट्स टॉक अबाउट दैट फॉर अ वाइल, इट्स इम्पॉर्टेंट। अब जैसे ये है, यहाँ पे ये डायग्राम ये बताया गया है MS वर्ड का। तो MS वर्ड में सबसे पहली चीज़ आती है आपकी टाइटल बार, ठीक है। तो टाइटल बार क्या है भाई? तो ये चीज़ जो आपको यहाँ पे दिख रही है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे आपको इसके टॉप पे दिख रही है, तो टॉप पे जो चीज़ दिख रही है दैट इज़ आपकी टाइटल बार, ठीक है, जिसमें ये document1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। टाइटल बार की बात करें तो टाइटल बार आपको बताता है एप्लीकेशन का नाम और फाइल का नाम। 3 कंट्रोल बटन्स होते हैं। एक होता है मिनिमाइज, जिससे विंडो को रिड्यूस किया जा सकता है बट वर्ड अभी भी एक्टिव होता है। रिस्टोर, विंडो जो है मैक्सिमम ओरिजिनल साइज़ में आता है। और क्लोज़, अगर आपने विंडो को क्लोज़ करना है तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाती है। मिनिमाइज आपका जो ये पेज है ये कम छोटा हो जाएगा। मैक्सिमाइज, पेज अपने ओरिजिनल साइज़ पे आएगा। क्लोज़ आपका जो ये पेज है ये बंद हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका आ जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार जो है आपका, इसमें सिंबल होते हैं ओपन, प्रिंट एंड सेव के। दैट इज़ योर स्टैंडर्ड टूल बार। तो आपका स्टैंडर्ड टूल बार आता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टूल बार में क्या है भाई, स्टैंडर्ड टूल बार में ओपन, प्रिंट एंड सेव के सिंबल्स आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड टूल बार में ओपन, ठीक है, ये सेव, प्रिंट, ओपन, सेव, प्रिंट, ये ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। तो अगर आपने अपने इसको वर्ड को सेव करना है तो यहाँ पे टैप कर सकते हो, प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप टैप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है योर रिबन। तो रिबन क्या है भाई, रिबन एक सेट है टूल्स एंड कमांड्स का, जो जो स्क्रीन के टॉप पे आता है। इसमें कमांड्स का एक आप समझ लो एक पैनल होता है, जिनको बहुत सारे टैब्स में जो है वो सेट किया होता है, ठीक है। तो दैट इज़ योर रिबन। तो ये जो है ना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चीज़ें हैं, ये सारी, इनको हम बोलते हैं, इसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, रिबन में, ठीक है। इसके बाद आपका जो टैब आता है, अब रिबन पे क्या होता है, रिबन पे बहुत सारे बटन्स होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप कैरेक्टर्स को एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट एंड लेआउट को। तो रिबन पे क्या होते हैं, बहुत सारे आपके ये आ जाते हैं। जैसे आपका होम टैब आता है, होम टैब है, तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा रिबन में होम टैब है। तो होम टैब में क्या होता है भाई, होम टैब में क्लिप बोर्ड है, ठीक है, क्लिप बोर्ड है। अगर आपको कोई वर्ड में कोई किसी चीज़ को कट करना है या कॉपी पेस्ट करना है, वो यहाँ पे आ जाएगी। फॉन्ट, अगर आपने जो लेटर है उसका साइज़ बढ़ाना है, कलर चेंज करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है, अंडरलाइन करना है, वो कर सकते हो। पैराग्राफ में अगर आपने नंबरिंग वगैरह करनी है वो भी कर सकते हो, स्टाइल्स एंड एडिटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कौन सा टैब है, होम टैब है। उसके बाद जो दूसरा टैब है आपका, दैट इज़ इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में क्या होता है, इसमें पेजेस होते हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, अगर आपने टेबल्स ऐड करने हैं, पिक्चर्स ऐड करनी है, ठीक है, लिंक्स ऐड करने हैं, हेडर फुटर ऐड करना है, वो आप इंसर्ट टैब के थ्रू कर सकते हो। फिर है पेज लेआउट टैब, जो बताता है कि पेज का लेआउट कैसा होगा, पेज का साइज़ कैसा होगा, ठीक है, पेज का बैकग्राउंड कैसा होगा। फिर रेफरेंस टैब, जिसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड कर सकते हो अगर आपने पीडीएफ के स्टार्टिंग में। मेलिंग्स टैब, जिसमें मेल, मर्ज, फील्ड्स आप राइट एंड इंसर्ट कर सकते हो। रिव्यू टैब, जिसमें आप ग्रामर एंड स्पेलिंग वगैरह जो है वो चेक कर सकते हो। एंड व्यू टैब, जो डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, प्रिंट लेआउट क्या है, वो सब जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे आ जाते हैं सारे टैब्स रिबन में। देन आपका नीचे रूलर आता है, जो कि डॉक्यूमेंट के टॉप पे होता है, जिससे आप हॉरिजेंटल या वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो इसकी रख सकते हो, फाइन। उसके बाद आपका स्टेटस बार आता है, जो इन्फॉर्मेशन शो करता है, जैसे पेज नंबर, करंट पेज, टेम्पलेट, कॉलम नंबर, लाइन नंबर, वर्क एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया डॉक्यूमेंट विंडो का, और कर्सर, जिसको इंसर्शन पॉइंटर बोलते हैं। अब भाई लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ एम एस वर्ड की। अब एम एस वर्ड क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, टेक्स्ट एडिटिंग। भाई आपने कोई लेटर लिखा, उसमें आपने कोई कुछ आपका लेट्स से सेंटेंस जो है वो गलत है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसको आपने करेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। फॉर्मेट, अगर आपको स्टाइल चेंज करना है, राइटिंग का स्टाइल जो है वो आपको मॉडिफाई करना है, वो भी कर सकते हो। इंडेंटेशन क्या होता है भाई, कि आप कितना डिस्टेंस जो है टेक्स्ट के बीच में होगा वो डिसाइड कर सकते हो। पेज की ओरिएंटेशन, पेज आपने हॉरिजेंटली रखना है, वर्टिकली रखना है, वो आप रख सकते हो, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस, किसी टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। स्पेल चेक कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि कहीं जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। एक डिक्शनरी जो है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो लास्ट पे। नंबरिंग भी आप कर सकते हो, ग्राफिक्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो आपके एम एस वर्ड के होते हैं, ठीक है भाई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है वो है आपकी शॉर्टकट कीज़। तो ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो सिंपल Ctrl+N शॉर्टकट की है। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना है Ctrl+O और F12, Ctrl+S एक्टिव डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, Ctrl+A सारे कंटेंट्स पेज के सिलेक्ट हो जाएंगे, Ctrl+P एक्टिव डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, Ctrl+F2 फुल पेजेस जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे, F7 स्पेलिंग जो एक्टिव डॉक्यूमेंट में चेक हो जाएगी, Ctrl+X सेलेक्टेड टेक्स्ट कट हो जाएगा, क्लिप बोर्ड पर आ जाएगा, Ctrl+C कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V
क्लिपबोर्ड कंटेंट्स जो इंसर्शन पॉइंट पे इंसर्ट हो जाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, फॉर्मेटिंग जो सिलेक्टेड टेक्स्ट की वो हो जाएगी, कंट्रोल प्लस जेड, कमांड्स रिवर्स हो जाएंगी, कंट्रोल प्लस वाई, अंडू बटन का एक्शन रिवर्स हो जाएगा, F1 हेल्प प्रोवाइड करता है एमएस वर्ड में काम करने के लिए, कंट्रोल प्लस F फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल प्लस की लिंक को इंसर्ट करता है, कंट्रोल प्लस डिल कर्सर के राइट में जो वर्ड है उसको डिलीट करता है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस जो लेफ्ट ऑफ कर्सर में जो वर्ड है उसको डिलीट करता है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी करंट डेट को जो है इसमें इंसर्ट करता है। फॉर्मेटिंग टूल बार में भी कुछ यहाँ पे कीज़ हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस स्टाइल अप्लाई करता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ फॉन्ट चेंज करता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी फॉन्ट का साइज चेंज करता है, कंट्रोल प्लस बी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक बनाता है, यू अंडरलाइन, एल पैराग्राफ को लेफ्ट इंडेंट पे जो है अलाइन करता है, ई पैराग्राफ को इंडेंट्स के बीच में सेंटर करता है। ठीक है, तो ये हो गए भाई काम। ठीक है, सो विद दिस योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ फिनिश्ड। ओके, तो लेक्चर 5 का पहला टॉपिक हो चुका है फिनिश। अब बात करते हैं दूसरे एमएस वर्ड की एप्लीकेशन, दूसरे आपके एमएस ऑफिस की एप्लीकेशन की, विच इज़ योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है भाई? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ नथिंग बट एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। अब स्प्रेडशीट क्या होता है भाई? स्प्रेडशीट आप समझ लो कि एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जो अकाउंट्स होते हैं ना, जो हमारा खर्चा होता है, जो सैलरी होती है एम्प्लॉयज़ की, उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को जब हम डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम एक्सेल बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए पैसा जो है, कितना पैसा खर्च हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन रखने के लिए जो है हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्प्रेडशीट क्या होती है भाई? एक मैट्रिक्स होती है रोज़ एंड कॉलम्स की। ठीक है, जो कि एक अकाउंटिंग लेजर की तरह होती है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है ये ग्राफ्स बनाने के लिए, पिक्चर्स भी हम इंसर्ट इसमें कर सकते हैं। तो कुछ पॉपुलर जो अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कॉरल क्वाड्रो प्रो है, स्नोबॉल है, लोटस 1 2 3 है, एप्पल नंबर्स है। अब यहाँ पे एम एस एक्सेल की शुरुआत कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं? तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, उसके बाद रन ऑप्शन पे क्लिक करो, रन डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पे दिखेगा। अब एक्सेल जो है टेक्स्ट बॉक्स पे आपने टाइप करना है और एंटर की जो है वो प्रेस करनी है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, सारे प्रोग्राम्स आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल आएगा। ब्लैंक स्प्रेडशीट का जो नाम है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा बुक 1 XLSX, जहाँ पे XLS और XLSX जो है ये एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इसकी एक्सटेंशंस क्या होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, टाइटल बार है, लाइक एमएस वर्ड टाइटल बार क्या है आपको बताएगा, एप्लीकेशन का नाम और फाइल का नाम, 3 कंट्रोल बटन है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज, फंक्शन सेम। रिबन में पैनल ऑफ कमांड्स जो ऑर्गेनाइज्ड हैं इनटू अ सेट ऑफ टैब्स। टैब में क्या है भाई? होम टैब है, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग है। इंसर्ट टैब, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स, लिंक्स एंड टेक्स्ट। पेज लेआउट टैब, थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस, अरेंज। फार्मूलाज टैब जिसमें फंक्शन, लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम्स, फार्मूला, ऑडिटिंग एंड कैलकुलेशन। डेटा टैब, गेट एक्सटर्नल डेटा, कनेक्शंस, सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स एंड आउटलाइन। रिव्यू टैब, प्रूफिंग, कमेंट्स एंड चेंजेस। स्टेटस बार, इन्फॉर्मेशन, करंटली एक्टिव वर्कशीट के बारे में। फार्मूला बार जो कि रिबन के नीचे होता है जिसमें हम वर्कशीट को एडिट करते हैं। फंक्शंस क्या हैं भाई इसके? सो व्हाट आर द फंक्शंस जो आप कर सकते हो इसमें? तो प्री डिटरमाइंड जो फार्मूलाज होते हैं उनको फंक्शंस बोलते हैं। जैसे सम है तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका ऐड करना है तो सम के थ्रू होता है। एवरेज, वैल्यूज़ का एवरेज निकाल सकते हो। काउंट, कितने सेल्स हैं उनको काउंट कर सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको आप ऑब्टेन कर सकते हो। मिनिमम वैल्यू आप ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो स्प्रेडशीट के कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे कि स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि नंबर्स को एंटर कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। रो एंड कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। तो सेल क्या होता है? कि इंडिविजुअल कंटेनर होता है डेटा का। सेल में नंबर्स भी हो सकते हैं जिनको कॉन्स्टेंट्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको शीट या वर्कशीट बोलते हैं। वर्कबुक एक डॉक्यूमेंट होती है जिसमें बहुत सारी वर्कशीट्स होती है। रो को हम एक नंबर देते हैं जो उसको आइडेंटिफाई करता है, जैसे 1 2 3 4 5। कॉलम को हम लेटर देते हैं जो उसको आइडेंटिफाई करता है, जैसे ABCDEF। एक्टिव सेल वो सेल होता है जिसमें हम काम कर रहे हैं। सेल पॉइंटर, सेल बाउंड्री है जो बताती है कि कौन सा सेल एक्टिव है। फॉर्मूला एक इक्वेशन है जो कैलकुलेट करता है कौन सी वैल्यू हमने डिस्प्ले करनी है। सेल एड्रेस जो है वो स्पेसिफाई करता है जहाँ पे रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम। सो दिस इज़
बेसिकली अब यहाँ पे अपना जो MS एक्सेल है उसके कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे F2 है सिलेक्टेड सेल को एडिट करना है, F5 है स्पेसिफिक सेल पे जाना है, C6 F7 है स्पेलिंग्स को चेक करो, F11 चार्ट क्रिएट करो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट करंट टाइम एंटर करो, कंट्रोल प्लस दिस एंटर करो करंट डेट, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 इंसर्ट न्यू वर्कशीट, शिफ्ट प्लस F3 इंसर्ट फंक्शन विंडो को ओपन करो, शिफ्ट प्लस F5 फाइंड को ओपन करो और डायलॉग बॉक्स को फाइंड टैब के साथ जो है आप रिप्लेस करो, कंट्रोल प्लस ए सारे कंटेंट्स जो वर्कशीट के हैं उनको सेलेक्ट करो, कंट्रोल प्लस बी हाईलाइटेड सेक्शन को आपने बोल्ड करना है, कंट्रोल प्लस आई हाईलाइटेड सेक्शन को इटैलिसाइज करना है, कंट्रोल प्लस के लिंक आपने इसमें इंसर्ट करना है, कंट्रोल प्लस यू हाईलाइटेड सिलेक्शन को आपने अंडरलाइन करना है, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट डायलॉग बॉक्स को जो है लाना है ताकि प्रिंटिंग स्टार्ट हो, कंट्रोल प्लस जेड लास्ट एक्शन को अंडू करना है, कंट्रोल प्लस F9 करंट वर्कबुक को आपने मिनिमाइज़ करना है, कंट्रोल प्लस F10 करंटली सेलेक्टेड वर्कबुक को मैक्सिमाइज़ करना है, कंट्रोल प्लस F6 ओपन वर्कबुक्स के बीच में आपने स्विच करना है। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएंगी, तो ये सारी आपकी टैब्स आ जाएंगी किसकी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है भाई, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे आप प्रेजेंटेशन जो है वो बना सकते हो। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आप स्लाइड्स क्रिएट करते हो और इन्फॉर्मेशन को स्लाइड्स की फॉर्म में जो है प्रेजेंट करते हो। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है आपको टूल्स देता है एडिटर की तरह, जिससे आप टेक्स्ट जो है उसको आप इंसर्ट भी कर सकते हो और उसमें चेंजेस भी ला सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप इमेजेस जो है उनको भी इसमें एंटर कर सकते हो। तो MS पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, सारे प्रोग्राम्स आएंगे, फिर उसमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चुनो, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट का नाम होगा दैट विल बी प्रेजेंटेशन 1 PPT, जहाँ पे PPT और PPTX जो है पावर पॉइंट फाइल की एक्सटेंशन होगी। और यहाँ पे अगेन इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में ऊपर जो है टाइटल बार आएगा जहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा होगा। देन ये ऑफिस बटन है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये टैब है होम टैब। ठीक है, ये इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। ठीक है, ये स्लाइड व्यू टैब, ये आउटलाइन व्यू टैब, ये स्लाइड थंबनेल, ये ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आप टाइटल ऐड कर सकते हो, ये स्लाइड है, ये स्लाइड पेन है, नोट सेक्शन है, जूम स्लाइडर है। ठीक है, तो क्या कंपोनेंट्स होते हैं भाई इसके, तो सबसे पहले टाइटल बार होता है, जो आपने फाइल ओपन की है उसका नाम इसमें दिखाया होता है। रिबन वर्ड एंड एक्सेल की तरह सेम होती है और ठीक है, कुछ टैब्स यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, जैसे एनिमेशन, स्लाइड शो। स्लाइड क्या होता है, विंडो के सेंटर पे दिखती है और स्लाइड में आप जो है अपना इन्फॉर्मेशन ऐड करके जो है आप कंटेंट बना सकते हो। स्लाइड पेन पावर पॉइंट जो है सारी स्लाइड्स जो आपने ऐड की हैं उनको दिखाता है। स्लाइड व्यू टैब थंबनेल व्यू दिखाता है सब स्लाइड्स का। आउटलाइन व्यू टैब टेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन में है उसको दिखाता है। नोट सेक्शन नोट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। स्टेटस बार कितनी स्लाइड्स हैं जो डिस्प्ले हो रही हैं उनको बताता है। ठीक है, पावर पॉइंट के व्यूज़ क्या होते हैं, नॉर्मल व्यू, ठीक है, मेन एडिटिंग व्यू जहाँ पे आप अपनी प्रेजेंटेशंस को डिज़ाइन करते हो, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड्स का थंबनेल फॉर्म में आपको व्यू देता है। नोट्स पेजेस व्यू, नोट पेज जो है ये स्लाइड पेन के नीचे होता है। नोट्स जो अप्लाई होते हैं करंट स्लाइड में वो टाइप किए जा सकते हैं। ठीक है, स्लाइड शो व्यू की बात करें तो ये जो है एक प्रेजेंटेशन जो है डिलीवर करने में यूज़, जब अपने प्रेजेंटेशन फाइनली लोगों को डिलीवर करनी है तो आप इस व्यू का यूज़ करोगे। ठीक है, पूरी कंप्यूटर स्क्रीन यहाँ पे यूज़ होती है एक्चुअल प्रेजेंटेशन की तरह। ठीक है, मास्टर व्यू, स्लाइड व्यू, हैंड आउट व्यू और नोट्स व्यू इसमें आता है। ठीक है, अब कुछ कीज़ जो यहाँ पे यूज़ होती हैं, F5 स्लाइड शो व्यू करो, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम, सारे टेक्स्ट को जो है कर्सर से सिलेक्ट करो ताकि एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स आपको स्टार्ट करना हो। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड, जितना भी टेक्स्ट है कर्सर से उसको आप सिलेक्ट करो। S स्लाइड शो को आपने रोकना है। ठीक है, ESC स्लाइड शो को एंड करो। कंट्रोल प्लस से सारी आइटम्स जो है पेज पे उनको सिलेक्ट करो। कंट्रोल प्लस V बोल्ड को आप अप्लाई करो सिलेक्टेड टेक्स्ट को। कंट्रोल प्लस F फाइंड को ओपन करो और रिप्लेस करो डायलॉग बॉक्स को फाइंड टैब के साथ। शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड, एक से ज़्यादा स्लाइड्स को आपने सेलेक्ट करना है। कंट्रोल प्लस H फाइंड को ओपन करो और रिप्लेस करो डायलॉग बॉक्स को विद रिप्लेस टैब। ठीक है, तो ये कुछ और यहाँ पे जो इसमें आ जाती हैं। अब MS एक्सेस क्या होता है भाई, MS एक्सेस, तो MS एक्सेस में क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखो कि MS एक्सेस में डेटा जो है वो स्टोर होता है। सिमिलर डेटा को हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, डेटाबेस में। ठीक है, तो डेटाबेस क्या करती है, सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करके रखती है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ठीक है,
और इसको हम इसलिए बनाते हैं ताकि ये जो डेटा है इसको किसी और टाइम पे हम फ्यूचर में यूज़ कर सकें। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक एप्लीकेशन है जिसमें हम डेटा बेसिस को क्रिएट कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो कैसे आप इसको स्टार्ट करोगे भाई? तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, ऑल प्रोग्राम्स आएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस आएगा। कंपोनेंट्स में क्या है भाई? टेबल आता है जो कि डेटा को स्टोर करता है आपके डेटाबेस में। क्वेरीज, इन्फॉर्मेशन जो डेटा से रिलेटेड है वो यहाँ पे आपको मिलती है। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट्स जो डेटा की प्रिंटिंग एलो करती है, और फॉर्म्स, डेटा जो है वो इजीली जो है एंटर किया जा सकता है। ठीक है, तो एम एस एक्सेस के टेम्पलेट्स क्या होते हैं भाई? एसेट्स, जिससे आप एसेट डेटाबेस बना सकते हो। ठीक है, जितने भी एसेट्स हैं आपके उनका आपको ट्रैक रखना है। कंटैक्ट्स, कंटैक्ट डेटाबेस, दैट इज़ भाई लोगों के कंटैक्ट्स, फ़ोन नंबर्स। इवेंट्स भाई, इवेंट डेटाबेस, जो भी इवेंट, जो भी फ्यूचर में कोई भी फंक्शन होगा। फैकल्टी, फैकल्टी डेटाबेस भाई आपकी यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनका इन्फॉर्मेशन। मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स, जो मार्केटिंग प्रोजेक्ट डेटाबेस बनाते हैं और स्टूडेंट्स का डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, अब आपका जो एलिमेंट है एम एस एक्सेस का, पहले फील्ड नेम आता है। ठीक है, फील्ड के लिए एक लेबल प्रोवाइड करते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड। उसके बाद फील्ड डेटा, कौन सा डेटा वहाँ पे स्टोर किया हुआ है उसके बारे में हमको बताता है। ठीक है, फील्ड लेंथ, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो एक फील्ड में है। प्राइमरी की जो है वो क्या है? फील्ड जो सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। वैलिडेशन रूल, कि इस रूल को मीट करना ज़रूरी है। ठीक है, और एम एस एक्सेस का जो व्यू होता है वो डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, डेटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू। अब यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कंट्रोल प्लस एन क्रिएट ए न्यू डेटाबेस, कंट्रोल प्लस ओ ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, अल्ट प्लस एन क्रिएट ए न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट, अल्ट प्लस ओ ओपन डेटाबेस ऑब्जेक्ट, कंट्रोल प्लस एस save a database object, control plus p print the current or selected database object, control plus c copy the selected object, control plus x cut the selected object, control plus v paste the cutted or copied object। ठीक है, तो ये हो गया। सो विद दिस अवर एम एस एक्सेस भी यहाँ पे डन हो जाता है, एंड हमारा जो एम एस ऑफिस है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, विच इज़ इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज। अब हम इंटरनेट के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज आपका एक और टॉपिक है, लेक्चर नंबर 6 का फर्स्ट टॉपिक इंटरनेट है। ठीक है, अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट क्या है भाई? लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेट। तो इंटरनेट की फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट का मतलब है इंटरनेशनल नेटवर्क, और इसकी शुरुआत जो है वो 1950s में हुई थी, और इसकी शुरुआत की थी विंड सर्फ ने, जिसको हम फादर ऑफ इंटरनेट बोलते हैं। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, दैट इज़ ये लाखों करोड़ों लोगों का एक नेटवर्क है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क्स आते हैं। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क्स मतलब लोगों का भी नेटवर्क है, और पब्लिक मतलब किसी गवर्नमेंट का भी नेटवर्क है। तो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के इतिहास की बात करें तो इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते हैं। 1969 में क्या हुआ? 1969 में एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो कि लॉस एंजलिस में सिचुएटेड है। ठीक है, एक और यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऊता। ये जो है ये कनेक्टेड थे अर्पानेट के थ्रू। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, और 50 किलोबिट सर्किट के थ्रू ये कनेक्टेड थे। तो ये दुनिया का सबसे पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। इस प्रोजेक्ट का गोल क्या था कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट किया जाए, और यूएस का डिफेंस जो है उसको कनेक्ट किया जाए। तो मिड 80s में एक और एजेंसी, नेशनल साइंस फाउंडेशन, ने एक नया हाई कैपेसिटी नेटवर्क बनाया जिसका नाम था NSF नेट, जो कि अर्पानेट से ज़्यादा बेटर था। अब
एनएसएफ नेट का एकमात्र जो ड्रॉबैक था, जो खामी थी, वो क्या थी कि इसमें सिर्फ एकेडमिक रिसर्च ही हो सकती थी और कोई प्राइवेट बिजनेस का अपना काम इस पे नहीं कर सकता था। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड लोग जो है उन्होंने अपने नेटवर्क्स बनाना शुरू किया, जिनको बाद में इंटरकनेक्ट किया गया विद अर्पानेट एंड एनएसएफ नेट, इंटरनेट बनाने के लिए। अब इंटरनेट के फ़ायदे क्या हैं भाई? इंटरनेट के फ़ायदे क्या हैं ये बताना कोई मुश्किल बात नहीं है भाई, कि आप एक दूसरे के साथ, आप एक कंट्री में हो तो कोई दूसरा बंदा किसी दूसरी कंट्री में है, उसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी बंदा जो है इंटरनेट पे कनेक्ट हो सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो। इंटरनेट पे अगर आप डॉक्यूमेंट पब्लिश करोगे तो कागज़ जो है आपका बचता है। ठीक है, कंपनीज़ के लिए बहुत बढ़िया ज़रिया है जिसके थ्रू आप वो एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा आसानी से जो है वो पहुंचती है। डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर वायरसेस जो है वो फैलते हैं। ठीक है, इंटरनेट को पे जो मैसेजेस फैली, अफवाहें भी बहुत जल्दी फैलती हैं। ठीक है, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे होती है वो गलत होती है। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें इंटरनेट पे शेयर की जाती हैं जो सही नहीं होती हैं। साइबर फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इंटरनेट कनेक्शंस की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो इंटरनेट कनेक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, तो देखो, जब भी आप इंटरनेट कनेक्शंस की बात करते हैं तो दो चीज़ें जिनको हम देखते हैं जब भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा इंटरनेट कनेक्शन लेना है, वो है बैंडविड्थ और कॉस्ट। ठीक है, अब इंटरनेट की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है बैंडविड्थ के ऊपर। अब कुछ इंटरनेट कनेक्शंस जो अवेलेबल होते हैं, क्या कौन कौन से कनेक्शंस होते हैं? सबसे पहले आता है डायल अप कनेक्शन। तो डायल अप कनेक्शन क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट इट। तो डायल अप क्या है कि एक ऐसा मेथड है इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने का जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो टेलीफोन होता है उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डायल अप कनेक्शन में क्या होता है, टेलीफोन लाइन का यूज़ करके जो है हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। हम क्या, एक यूज़र जो होता है, जैसे मैं एक यूज़र हूँ तो मैं क्या करूँगा, जब मैं एक डायल अप कनेक्शन लूँगा तो मैं क्या करूँगा, जो मॉडेम है, मैं एक फ़ोन नंबर जो है उसको डायल करूँगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडर का। ठीक है, जो क्या है, जो क्या करेगा, जो मेरी कॉल को रिसीव करेगा। आईएसपी क्या करेगा, बाद में ये क्या करेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, जो इस्टेब्लिश करने में इसको 10 सेकंड लगेंगे। ठीक है, और जब ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तो कुछ बजिंग साउंड्स जो हैं वो आएंगी। फिर है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है भाई? ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज़ नथिंग बट हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक है, ये हाई स्पीड इंटरनेट होता है जो हमेशा, जो डायल अप कनेक्शन होता है ना, जिसकी हमने अभी बात की, उससे ज़्यादा तेज़ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेलीफोन लाइन का यूज़ किया जाता है इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने में। ब्रॉडबैंड एक्सेस से क्या होता है कि यूज़र्स जो है वो ज़्यादा फास्टर स्पीड से जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, 256 किलो केबी से ज़्यादा स्पीड से। ठीक है, ब्रॉडबैंड में क्या होता है कि बहुत सारी हाई स्पीड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज़ होती है, जैसे डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, पॉपुलर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है ये। ठीक है, जिसमें जो इंटरनेट है वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है, इसमें जो इंटरनेट है उसको ट्रांसमिट किया जाता है जो वायर्स होती हैं लोकल टेलीफोन नेटवर्क की, उनके थ्रू। डीएसएल जो है सबसे कॉमन टाइप की ब्रॉडबैंड सर्विस है जिसमें एग्जिस्टिंग कॉपर टेलीफोन लाइंस को यूज़ किया जाता है। फिर आता है केबल मोडेम। सर, ये सर्विस से क्या होता है कि जो केबल ऑपरेटर्स हैं वो हमको ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वही केबल्स का यूज़ करके जिनके थ्रू हमारे घरों में टीवी वगैरह चलता है। ठीक है, तो मोस्टली जो केबल मॉडेम्स होते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं जिनमें दो कनेक्शंस होते हैं, एक होता है केबल वॉल आउटलेट का और दूसरा होता है कंप्यूटर का। तो ट्रांसमिशन स्पीड 1.5 MB पर सेकंड से ज़्यादा भी हो सकती है। और फिर आता है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। तो ये इसमें क्या है कि ब्रॉडबैंड जो है वो लो एंड मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू हमारे घरों में पहुँचाया जाता है। वो एरियाज़ जहाँ पे बाकी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस नहीं है वहाँ के लिए बेस्ट है, रूरल एरियाज़ के लिए। फिर आता है भाई वायरलेस कनेक्शन। अब वायरलेस कनेक्शन क्या है? तो वायरलेस ब्रॉडबैंड जो है ये क्या करता है, ये एक घर को या बिजनेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है एक रेडियो लिंक के थ्रू। ठीक है, कस्टमर की लोकेशन और सर्विस प्रोवाइडर की फैसिलिटी के बीच में। वायरलेस ब्रॉडबैंड जो है ये मोबाइल हो सकता है, ठीक है, कि इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हो, या फिक्स्ड हो सकता है। डीएसएल एंड केबल की के कंपैरिजन में वायरलेस ब्रॉडबैंड जो है इसमें कोई केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी एरिया में आप इसको आसानी से इस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे डीएसएल या केबल आप डिप्लॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस की एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे कॉमन
जिसका आप सब ने नाम भी सुना होगा, दैट इज़ वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। तो एक यूनिवर्सल वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। वाईफाई क्या करता है? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस को अलाउ करता है, इसमें केबल्स एंड वायर्स का यूज़ नहीं होता है। वाईफाई नेटवर्क्स आप पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, मतलब पब्लिक प्लेसेस पे, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, होटल्स, एयरपोर्ट्स, कन्वेंशन सेंटर्स या सिटी पार्क्स में यूज़ कर सकते हो। फिर आता है वर्ल्ड वीमैक्स, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो ये क्या है भाई? सबसे पॉपुलर ब्रॉडबैंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ है आज के टाइम पे। वीमैक्स सिस्टम्स जो है ये ब्रॉडबैंड एक्सेस रेजिडेंशियल और कस्टमर्स को जो है एक सस्ते तरीके से जो है उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वीमैक्स जो है ये उन एरियाज़ में भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जहाँ पे वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना मुश्किल है। इसके बाद आता है मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस। तो ये सर्विसेज भी मोबाइल टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सर्विसेज जनरली मोबाइल कस्टमर्स के लिए ज़रूरी हैं। एक स्पेशल पीसी कार्ड चाहिए जिसमें एक बिल्ट इन एंटीना होता है जो यूज़र के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। जनरली ये जो है लोअर स्पीड्स देते हैं, कुछ 100 KB पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये आ गया। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी स्टडीड, ओके। फिर कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू इंटरनेट, जिसमें आपका आता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 13 मार्च 1989 को। तो ये एक सिस्टम है इंटरनेट सर्वर्स का जो हाइपर टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को एक टाइम पे एक्सेस कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड वेब की एब्रीवेशन है वेब या WWW। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज की जा सकती है इसके थ्रू। फिर वेब पेज की बात करें तो वेब पेज क्या होता है? वेब पेज में इंफॉर्मेशन होती है और लिंक्स होते हैं रिसोर्सेज के, टेक्स्ट और मल्टीमीडिया दोनों, ठीक है। फिर आता है वेबसाइट। तो बहुत सारे जो वेब पेजेस होते हैं उनका जो ग्रुप होता है दैट इज़ कॉल्ड इज़ वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की एक कलेक्शन होती है, HTML फाइल्स की जो लिंक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ। वेब ब्राउज़र की बात करें तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम वर्ल्ड वाइड वेब पे जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले करते हैं। वेब ब्राउज़र्स प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। हम एक से ज़्यादा वेब ब्राउज़र्स जो है हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टेक्स्ट वेब ब्राउज़र जो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन देता है जैसे लिंक्स है, और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जहाँ पे टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस को भी शो किया जाता है जैसे सफारी है, गूगल क्रोम है एंड ओपरा है, ठीक है। इसके बाद हमारा सिलेबस का लास्ट टॉपिक आता है ईमेल, ठीक है। एंड बिकॉज इसमें मैंशनड है तो चलिए थोड़ा सा इसको भी पढ़ ही लेते हैं। तो ईमेल क्या होता है भाई? एक मतलब आप समझ लो कि जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि चिट्ठी भेजी जाती थी, तो आप समझ लो कि आज के टाइम की चिट्ठी होती है ईमेल, कि डिजिटली जो है इन्फॉर्मेशन को भेजा जाता है, ठीक है। तो ईमेल से क्या होता है कि मैसेजेस जो है उनको डिजिटल फॉर्म में सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में जो है ईमेल एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में भेजी जाती है, मैसेजेस को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है, कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के थ्रू, कुछ रूल्स के थ्रू। तो ईमेल को यूज़ करने के लिए आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। इमोटिकॉन्स या स्माइलीज जो है वो ईमेल में यूज़ किए जाते हैं इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। जहाँ पे ईमेल मैसेजेस को स्टोर किया जाता है उस जगह को हम मेल बॉक्स बोलते हैं। जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं जिनको सेपरेट करता है @सिंबल। पहला पार्ट होता है यूज़र का नाम, दूसरा पार्ट होता है होस्ट का नाम, डोमेन नेम, विच कैन बी जीमेल, रेडिफ मेल और वटेवर। लेकिन स्पेसेस जो है वो ईमेल एड्रेस में अलाउड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अरिहान बुक्स एक यूज़र नेम है और gmail.com इसका एक होस्ट नेम है, ओके। सो विद दिस आपका जो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ब्रीफ वर्जन जो आपके कंप्यूटर का है वो हमने फिनिश कर लिया है। होपफुली थोड़ा सा ओवरव्यू आपको इसका मिल चुका होगा। थैंक यू ऑल, ओके।